हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं 12 दिन चली ईरान इजराइल वॉर में और उसको एनालाइज करते हैं कि इस वॉर में क्या हुआ और इस वॉर में किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार, कौन पड़ा किस पे भारी और अमेरिका ने किस तरीके का रोल निभाया और इसका कंक्लूजन क्या हुआ। आज के इस वीडियो में हम यही तमाम चीज समझने की कोशिश करेंगे। मजलूमों और नियतों पर बॉम्ब बरसाने वाला इजराइल और खुद को ताकतवर बताने वाला इजराइल और अपने मिलिट्री पे इतराने वाला और अपने डिफेंस सिस्टम पर इतराने वाला, नाश करने वाला इजराइल ये ईरान के मिसाइल अटैक के सामने धराशायी हो गया। हमने देखा कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और वो टारगेटेड अटैक था, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और इजराइल के इस अटैक में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बड़े बड़े टॉप मिलिट्री कमांडर्स मार दिए गए थे और इसके रिटेलिएट में और इसके जवाब में ईरान ने वो जवाब दिया, उस तरीके का हमला किया और टारगेटेड मिसाइल अटैक किया, एक के बाद एक अपने ब्रह्मास्त्र को खोल दिया। इजराइल ने और अमेरिका ने और उसके अलाइज लोगों ने ये गुमान भी नहीं किया था कि ईरान के पास में इस तरीके का मिसाइल और इस तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान के इस मिसाइल अटैक में इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग तबाह कर दी गई और वो स्टॉक एक्सचेंज जहां पर तकरीबन 35 to 40% इजरायली लोग काम करते थे, जॉब पर थे, यानी एक टारगेटेड अटैक किया जहां पर फाइनेंशियल लॉस हुआ इजराइल का। ईरान ने इजराइल की होम मिनिस्ट्री की ऑफिस की बिल्डिंग को भी ईरान ने अपने मिसाइल अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। और हम जब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है और वो अमेरिका की ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और इजराइल की मिलिट्री दोनों मिलकर एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, इसीलिए इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। ईरान ने तो इजराइल का हाइफा पोर्ट पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, यहां तक कि वहां पर कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। कि हाइफा पोर्ट इजराइल की बैकबोन है जहां पर पूरा ट्रेड होता है शिपिंग द्वारा। जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया था, उसी का बदला लेते हुए ईरान ने इजराइल के रिसर्च सेंटर यानी वेizmann रिसर्च सेंटर पर अटैक किया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कहा जाता है कि वेizmann रिसर्च सेंटर जो इजराइल का रिसर्च सेंटर है, वहां पर हजारों की तादाद में साइंटिस्ट बर वक्त काम करते रहते हैं। अब वहां कितने मारे गए, कितने इंजर्ड हुए, इसकी कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अपनी कंट्री में मीडिया कवरेज को बैन किया है। कोई भी मीडिया इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, यानी इजराइल दुनिया के सामने अपने हालात को पा रहा है कि तेल अवीव और ऐसे बड़े बड़े 7 शहरों को ईरान ने अपने मिसाइल अटैक से पूरी तरह तबाह कर दिया, उसे खंडर में तब्दील कर दिया है। तेल अवीव जैसी सिटी में लोग डर के मारे, यानी ईरान के मिसाइल अटैक के डर के मारे लोग अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने पर मजबूर है, शरण लेने पर मजबूर है। सोचिए, टेंट लगा के बिस्तरों पे वो लोग अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं। 12 दिन की इस जंग में ईरान ने इजराइल को नाको चने चबवा दिए, उसे बता दिया कि जंग क्या होती है। जब बराबर का मुकाबला होता है, दो कंट्री का मुकाबला होता है, तो वॉर क्या होती है, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, तबाही क्या होती है, बर्बादी क्या होती है, ब्लास्ट क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, मिसाइल क्या होता है। ये ईरान ने इजराइल को बता दिया, क्योंकि अब तक इजराइल नियत मासूम लोगों पर अटैक करता था, बॉम्ब मारता था, गोलियां बरसाता था, मिसाइल मारता था और जवाबी में कोई रिटर्न कार्रवाई नहीं होती थी। तो आज पहली बार इजराइल और उनके लोगों को यह एहसास हुआ कि जंग, वॉर क्या होती है और वॉर में मरना, तबाही करना क्या होता है। 12 दिन की इस जंग में तकरीबन 627 लोग मार दिए गए हैं ईरान के और तकरीबन 4870 लोग घायल हो चुके हैं, जख्मी हुए। ये ईरान की ऑफिशियल रिपोर्ट है। और इजराइल में कितने मार दिए गए, कितने जख्मी है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इजराइल ने अपनी कंट्री में मीडिया कवरेज को बैन किया था। तो स्पष्ट और सही रिपोर्ट क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। 12 दिन की इस जंग ने इजराइल की कमर तोड़ दी पूरी तरह से और इजराइल मजबूर हो गया गुहार लगाने के लिए अमेरिका के सामने, गिड़गिड़ाने लग गया कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। 12 दिन की इस जंग में इजराइल को
ईरान से लड़ने के लिए तकरीबन डेली बेसिस पे 6,000 करोड़ रुपए का खर्च यानी नुकसान हो रहा था। और कहा यह जाता है कि अब तक की 12 दिन की इस जंग में इजराइल को तकरीबन 572 बिलियन डॉलर्स का नुकसान यानी घाटा हो चुका है। 572 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और यह हालात देखते हुए, इजराइल की बर्बादी देखते हुए, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होता है और अपने वीडियो बॉम्बर से ईरान पर अटैक करता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक करता है। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने धोखा दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका की और ईरान की बातचीत चालू थी। 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी और ईरान ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बातचीत के दौरान इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, वो भी अमेरिका के कहने पर। तो ईरान ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया है ईरान पे, ये गैर कानूनी और इलीगल है। दिस अटैक ऑन ईरान इज अ वायलेशन ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी व्हिच इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटी ने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए और ना ईरान रख सकता है। याद है ना, ऐसा ही कहकर इराक को तबाह कर दिया गया था। कहा गया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और अमेरिका ने और उसके तमाम अलाइड फोर्सों ने मिलकर इराक पर अटैक किया और बमबारी की, पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर, खाली ये कहकर कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन क्या हुआ? कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास नहीं मिला। पूरी इराक कंट्री पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया और अपने पिट्ठू लोग को बिठा दिया ताकि अमेरिका इराक से पूरा उसका ऑयल, उसके रिजर्व, उसके मिनरल्स ले सके अपने शर्तों पे और अपने तय किए हुए दामों पे। यह था असल मकसद और यही कहकर अमेरिका ने लीबिया को, सीरिया को तबाह बर्बाद किया। और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह किया। ये अमेरिका और उसके तमाम अलाइड फोर्सेस का ये मकसद, ये एम है कि पूरी गल्फ कंट्रीज पे अपना कंट्रोल रहे, वहां अपना मिलिट्री बेस रहे, ताकि और वहां के गल्फ के कंट्रीज के लोगों को, कमजोर लोगों को, निहत्ते लोगों को, जिनके पास इतनी डेवलपमेंट वेपन्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं है, उनको डराया जाए, दबाया जाए और ताकि हम अपनी शर्तों पे, अपने टर्म एंड कंडीशन पे हम वहां से ऑयल और दीगर चीजें, गैस और दीगर चीजें इंपोर्ट करें। लेकिन वही ये ईरान था जो अमेरिका से लड़ रहा था। ईरान ने अमेरिका की शर्त कभी भी नहीं मानी। जो अमेरिकन बेस है गल्फ कंट्रीज में, जहां पर अमेरिकन आर्मी है, अमेरिकन मिलिट्री है, जहां पर अमेरिकन फाइटर प्लेन, फाइटर जेट्स तैनात है, वहां पर ईरान ने सीधे तौर पर डायरेक्टली मिसाइल से अटैक किया। इस 12 दिन की जंग के दौरान ईरान ने दुनिया को दिखा दिया और वो कर दिखाया जो आज तक पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं किया था, यानी अमेरिकन बेस जो गल्फ कंट्रीज पे, उसमें डायरेक्ट अटैक करना, डायरेक्ट स्ट्राइक करना। ये आज तक, यहां तक कि रशिया जैसे मुल्क भी कई बार कोशिश किए, लेकिन आज तक अमेरिकन बेसिस पे अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। रशिया ने अपने 400 साइंटिस्ट अपने पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ ईरान भेज दिया है, ताकि ईरान में रशियन साइंटिस्ट और ईरान के साइंटिस्ट दोनों मिलकर न्यूक्लियर वॉर पे काम करें, ताकि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन जाए। ये रशिया ने पूरी तरह से सपोर्ट का ईरान को वादा किया है इस 12 दिन की जंग के बाद। और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी पूरी सपोर्ट का वादा किया है और नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बैकफुट पे हो गया, जब देखते हुए कि बड़े बड़े मुल्क, पावरफुल कंट्रीज, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम लोग ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर ये शायद ये देखते हुए अमेरिका ने अपना पैर पीछे खींच लिया और सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन ईरान ने अमेरिकन बेसेस जो गल्फ कंट्रीज पे, उस पे अटैक करके दिखा दिया कि वो किसी के सामने भी झुकेगा नहीं, ना ही वो सरेंडर करेगा। सीज फायर के बाद में जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना एक वीडियो मैसेज दिया, उन्होंने उस पे साफ तौर पे और स्पष्ट कर दिया कि ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। जो लोग इतिहास जानते हैं, जो लोगों ने ईरान का इतिहास पढ़ा है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करता। और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद भी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और बहुत सारे मिसाइल्स आगे और बहुत सारे फाइटर प्लेन भेज के ऊपर अटैक किया। और उसमें गुस्सा होते हुए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all
and I'm going to see if I can stop it. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand? आप डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मीडिया के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद थी, उनके सामने जिस तरीके से गुस्से में बात की और जिस तरीके से उन्होंने वो 4 लेटर वर्ड्स का इस्तेमाल किया, और जो इंग्लिश जानता है वो जानता है कि ये 4 लेटर वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। ये एक गाली है, ना हम आपको बोल सकते हैं, ना आपको बता सकते हैं, ना आपको सुना सकते हैं, लेकिन आप समझ आइए कि उन्होंने पूरी मीडिया के सामने गाली दी। सोचिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सोचिए पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर, और पूरी मीडिया के सामने गाली गलौज की बात करता है, यानी वो अपना कंट्रोल और अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि वैसा नहीं हुआ जैसा अमेरिका चाहता था। जब इजराइल ने सीज फायर के बाद में अटैक किया, उसके जवाब में ईरान ने भी अटैक किया, और ईरान ने साफ कर दिया कि सीज फायर होगा तो हमारे टर्म कंडीशन पे, हमारी शर्तों पे होगा। ऐसा नहीं कि वहां पर बैठ के पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप बोल देवे सीज फायर डिक्लेयर और हम मान लेवे, ऐसा नहीं होगा। हमारी टर्म कंडीशन पर सीज फायर होगा। ये जंग हमारी है और हमारी टर्म कंडीशन में सीज फायर होगा। पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही के लिए और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे B2 बॉम्बर्स ने ठीक और सटीक तरीके से हमला किया है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर, और हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट थी वो उसके विपरीत, यानी उसका उल्टा कह रही थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो लीक हो गई, जिसे CNN ने रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक जो अमेरिका के B2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे जो अटैक किया है वो कोई खास नुकसान नहीं किया है, और कहा यह जाता है कि उसके B2 बॉम्बर्स ने जो स्ट्राइक किया उससे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कुछ महीने पीछे हट गया है, लेकिन उसे जो न्यूक्लियर साइट को कुछ तरीके का खास नुकसान और तबाही नहीं हुई है। जब CNN ने यह रिपोर्ट की और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने CNN को और बाकी के मीडिया हाउस को फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगाया, उन पे आरोप लगाया। कैन यू इमेजिन कि खुद के देश के मीडिया को वो फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम। Oh, fake news, CNN? Here, I'll hold it. Oh, yeah, here we go. Wait till you hear this question. Thank you, sir. You should really say how great our soldiers and our warriors are. I think everyone appreciates our soldiers and our warriors. I do have two questions for you, Mr. President. You just cited Israeli intelligence on these attacks. Earlier, you said U.S. intelligence was inconclusive. Are you relying on Israeli intelligence for your assessment of the impact of the strikes? No, this is also Iran made the statement, and it's also, if you read the document that was given, that Pete can talk about if you'd like, the document said it could be very severe damage. But they didn't take that. They said it could be limited or it could be very severe. They really didn't know, other than to say it could be limited or it could be very. आप सोचिए, ये भी एक मीडिया है अमेरिका का जो उसके प्रेसिडेंट से डायरेक्टली सवाल कर रहा है कि आप कह रहे हो कि तुम्हारे B2 बॉम्बर्स ने अटैक किया और ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। दरअसल ये हकीकत नहीं है। आपके B2 बॉम्बर्स ने कोई खास नुकसान नहीं किया है, उनके न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह नहीं किया है। ये वहां के लोकल मीडिया की, यानी अमेरिकन मीडिया की हिम्मत है कि अपने खुद के देश के प्रेसिडेंट से सवाल पूछने की। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का गोदी मीडिया, जिसे एक सवाल, सिंपल सा सवाल पूछने की हमारे देश के प्रधानमंत्री से हिम्मत नहीं है। अपनी फजीती होने के डर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की देश की मीडिया को ही फेक न्यूज फैलाने का उस पर इल्जाम लगा दिया। 12 दिन की जंग के दौरान जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद में ईरान ने यह भी धमकी दी थी और बाकायदा अपने हाउस में, यानी अपने संसद में यह कानून पास कर लिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 33 किलोमीटर का एक वाइड एरिया है जो दो बड़े बड़े सी को जोड़ता है। वहां से पूरी दुनिया का 20% ट्रेड इस रूट से पास होता है, इस एरिया से पास होता है जो ईरान के कंट्रोल में है। तो ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका हम पर दोबारा अटैक करेगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रूट बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? ये कौन सा रूट है? किसके कंट्रोल में? इससे दुनिया में क्या इफेक्ट होगा और इससे कौन कौन सी कंट्री ट्रेड करती है और इसके बंद होने से दुनिया पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ये हमने हमारे उस वीडियो में पूरे डिटेल तौर से समझाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है। आप वली मीडिया ऑफिशियल साइट पर जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे क्लिक करके वो भी आप वीडियो देख सकते हैं।
इतिहास में ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है किस तरीके से ईरान ने अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर जालिम इजराइल और अमेरिका का सामना किया। इस जंग के बाद में यह बात भी स्पष्ट और क्लियर हो चुकी है कि हिस्ट्री विल रिमेंबर कि किस तरीके से लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले लगभग दुनिया के सारे देशों ने ईरान को अकेला छोड़ दिया था। इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि किस तरीके से इस्लामिक देशों ने अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान को मिटा देने की कोशिश पर वाहवाही की थी। और इस 12 दिन की जंग के बाद इतिहास यह भी याद रखेगा कि किस तरीके से एक 86 साल के बूढ़े ने अमेरिका से न सिर्फ लोहा लिया बल्कि उसे जीत में बदला। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज बचाने के लिए चाहे जो भी बोले और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे जो भी करे, लेकिन इस सच को नहीं झुठलाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता है कि बेपनाह दौलत और अपार सैन्य शक्ति होने के बावजूद भी अमेरिका ईरान के सामने बहुत छोटा और बहुत पौना नजर आया। इस 12 दिन की जंग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने यह बता दिया कि अमेरिका को भी हराया जा सकता है और अमेरिका को भी पीछे ढकेला जा सकता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो इजराइल को उसकी औकात बता दी और ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दशकों तक इजराइल उसे याद रखेगा। इस 12 दिन की जंग के बाद एक बात स्पष्ट और क्लियर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने यह दिखा दिया कि वो आज के इंटरनेशनल पुष्पा है, झुकेगा नहीं।